विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आपकी सभी को यदि नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम आरंभ करें। जी, अफगानिस्तान से जुड़ गए हैं ना इमरान जी जी? जी जी, इमरान जी भी जुड़ गए हैं और फिदा उनके जी भी। शिक्षक भी जुड़ गए हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड से भी हिमानी जी जुड़ गई है। हाँ, न्यूजीलैंड से भी जुड़ गए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अच्छा। जी, लगभग सभी जुड़ गए हैं। अच्छा, तो फिर हम आरंभ करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे। आज हमारे साथ विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 28 के कार्यक्रम में शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में तथा दिल्ली प्राइवेट स्कूल अजमान यूएई, नांगहार विश्वविद्यालय अफगानिस्तान, साउथलैंड माइग्रेट वॉकिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन न्यूजीलैंड, हिंदी आंदोलन परिवार उबंटू, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RONCE, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE दुबई संयुक्त अमीरात और इंटेलिजेंस माइंड ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 28 में आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत से अध्यक्षता कर रहे भारत के वरिष्ठ लेखक, अनुवादक, प्रख्यात आलोचक व कवि आदरणीय दिनेश कुमार माली जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी, संयुक्त अमीरात अरब से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RO एवं CE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक आदरणीय डॉक्टर रामशंकर जी, हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र भारत के संस्थापक और अध्यक्ष श्री संजय भारद्वाज जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, और दिल्ली प्राइवेट स्कूल अजमान यूए से हिंदी अध्यापिका एवं हिंदी विभागाध्यक्ष हेमवती तंवर जी, हिंदी नागहार विश्वविद्यालय अफगानिस्तान के सहायक प्रोफेसर आदरणीय मोहम्मद फिजा अलकोइजी, साउथलैंड माइग्रेट वॉकिंग टुगेदर की संस्थापिका आदरणीय श्रीमती हिमानी मिश्रा जी, व कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे छात्र व छात्राएं, दिल्ली प्राइवेट स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा वन्या कटारिया जी, नांगहार विश्वविद्यालय अफगानिस्तान के छात्र इमरान उल्लाह हसनजाई, साउथलैंड माइग्रेन लॉकिंग वॉकिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन न्यूजीलैंड से किरण गिलमेटी जी का आज हमारे कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जूम फेसबुक से जुड़े हुए सभी दर्शकों व श्रोताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर रामधारी माधुरी, सॉरी माफ कीजिएगा, डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए। आदरणीय, मंच आपका है। धन्यवाद बहन ऋतु जी। अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे प्राध्यापक एवं हिंदी शिक्षकगण, प्रिय छात्रों और हमारे सभी सम्माननीय दर्शकगण, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश कुमार माली जी का। आप कवि हैं, लेखक हैं, अनुवादक एवं प्रख्यात आलोचक हैं। मुझे पता चला कि पेशे से आप इंजीनियर हैं और कोयले की खान में आपका कार्य चलता रहता है। जब यह जानकारी प्राप्त हुई तब मेरे मन में पहला विचार यह आया कि जो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत रहे, उन्होंने प्रकृति को देखकर काव्य रचने की प्रेरणा प्राप्त की
भक्तिकालीन कवियों की प्रेरणा का स्रोत भक्ति रहा। और फिर कुछ लेखकों ने समाज के दुखों को देखकर, प्रेमचंद ने मजदूरों की दशा देखकर सृजन करने की प्रेरणा प्राप्त की। और यह बहुत ही अद्भुत है कि आप कोयले की खान में प्रतिदिन कार्य करते हैं और वहां से ही आप सृजन करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और निरंतर रूप से साहित्य के सृजन में आप संलग्न हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। विस्तृत परिचय बाद में बहन रितु जी हम सबको देंगे, परंतु इतने ही समृद्ध व्यक्तित्व के अतिरिक्त आप बहुत ही विनम्र हैं, सरल स्वभाव के हैं। और मैं अभिभूत हूँ आपके व्यक्तित्व से। मुझे पूरा विश्वास है कि आज श्री दिनेश माली जी के वक्तव्य द्वारा सभी प्राध्यापकों, शिक्षकों, छात्रों और दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत ही उचित प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। श्री दिनेश माली जी को मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। यूएई से श्रीमती हेमलता तनवर जी और उनकी छात्रा वानिया कटारिया जी इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दुबई के क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र की ओर से हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। तो एक बार फिर से मैं उस केंद्र के निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी और उनके सहयोगी हरि कमल जी को स्मरण करते हुए और उन्हें धन्यवाद करते हुए श्रीमती हेमलता तनवर जी और वान्या जी का स्वागत करती हूँ। श्रीमती हेमलता जी बहुत वर्षों से हिंदी शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हैं और अपना अनुभव वे आज हमारे साथ साझा करने वाली हैं। और वान्या सीबीएसई के सभी स्कूलों के छात्रों की ही तरह बहुत ही कुशल, प्रवीण, मेधावी विद्यार्थिनी है और उनकी कुशलता का प्रमाण अभी हमें कुछ समय बाद प्राप्त होने वाला है। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। अफगानिस्तान से श्री मोहम्मद फिदा अल कुजई जी एवं इमरान हसन जाई जी का मैं स्वागत करती हूँ। फिदा जी का मुख्य क्षेत्र साहित्य है। उन्होंने साहित्य साहित्य का बहुत ही गहरा अध्ययन करते हुए इसी अ, विधा में उन्होंने विशेष रूप से शिक्षण का कार्य किया है। तो आज वे क्या पढ़ाते हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य कैसे पढ़ाते हैं, यह हमें वे बताएंगे। और साथ में उनके छात्र इमरान अपनी एक साहित्यिक रचना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। मोहम्मद जी और इमरान का मैं स्वागत करती हूँ। न्यूजीलैंड से हिमानी मिश्र जी जुड़ी हैं। वे साहित्य शिक्षण पर बात न करते हुए आज प्रस्तुत करने वाले हैं न्यूजीलैंड के एक सक्रिय साहित्यकार के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर हमें जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में कभी कभी साहित्य शिक्षण, साहित्य पठन से संबंधित प्रस्तुतियां होती हैं, तो कभी किसी एक देश के वरिष्ठ या सक्रिय साहित्यकार की रचनाओं की चर्चा होती है। तो इसी रूप में हिमानी जी न्यूजीलैंड के कर्मठ साहित्यकार पर प्रस्तुति करेंगी और साथ में उनकी छात्रा किरण उसी साहित्यकार की एक रचना पर अपनी धारणा हमारे सामने रखेंगी। हिमानी जी और किरण जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सभी सहयोगी गण, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से श्री संजय भारद्वाज जी और
हिंदी आंदोलन परिवार के जो अध्यक्ष हैं और उनके सभी सदस्य भी जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे विश्व हिंदी सचिवालय के कर्मियों का स्वागत किया जाता है, विशेष रूप से प्रकाश वीर जी, जो वरिष्ठ सहायक संपादक हैं विश्व हिंदी सचिवालय के, और इस समय वे इस जूम कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष को भी संभाल रहे हैं। प्रकाश जी को मैं धन्यवाद करते हुए उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आप सबका अभिनंदन है और ऋतु जी से अनुरोध है कि वे प्रथम प्रतिभागी को सादर आमंत्रित करें। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत किया, उनका संक्षिप्त परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आपका सादर आभार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारा कार्यक्रम जो है दो भागों में विभक्त होता है, पहले भाग में हम सभी छात्र छात्राओं को सुनते हैं और द्वितीय भाग में हम उनके अध्यापिकाओं को सॉरी या अध्यापकों को सुनते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रथम सत्र आरंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ, कृपया समय का ध्यान रखें। समय सीमा में रहकर ही अपने वक्तव्य को पूरा करें। तो हम सबसे पहले हमारी आज की प्रस्तुति के लिए इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ दिल्ली प्राइवेट स्कूल अजमान यूएई की प्यारी सी कक्षा 9 की छात्रा वन्या कटारिया जी को। वन्या कटारिया जी, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापकगण, प्रिय सहपाठियों व मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वान्या कटारिया है और मैं दिल्ली प्राइवेट स्कूल अजमान में कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी साहित्य के प्रति रुचि विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ, बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का स्वरूप सामने आया। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी का अर्थ होता है देवों की नगरी में प्रयुक्त लिपि। यह लिपि बहुत ही वैज्ञानिक, स्पष्ट और सरल मानी जाती है। कबीर, रैदास, रहीम, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जैसे महान साहित्यकारों ने अपने विचारों और भावनाओं को हिंदी भाषा में व्यक्त कर हमें सोचने और समझने की एक नई दिशा दी है। मुझे बचपन से ही हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से विशेष लगाव रहा है। हिंदी साहित्य में कहानियां, कविताएं, नाटक और उपन्यास पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिंदी साहित्य के माध्यम से मैं नए नए शब्द सीखती हूँ और अपनी सोच को गहरा बनाती हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, जैसे दो बैलों की कथा, जो दो बैलों की दोस्ती और मेहनत की कहानी है, महादेवी वर्मा की भावनात्मक रचनाएं जैसे गिल्लू, रेदास और रहीम के दोहे और पद मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हिंदी साहित्य पढ़ने से मुझे जीवन के सच, समाज की सच्चाइयां और मानवीय भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। हिंदी साहित्य ने मेरी भाषा को सुंदर बनाया है और मेरे विचारों को भी स्पष्ट किया है। मैं खाली समय में हिंदी की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ और इससे मुझे शांति और खुशी मिलती है। मुझे हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा की लिखी कहानी गिल्लू सबसे ज्यादा पसंद है। यह एक छोटी सी गिलहरी की मार्मिक कहानी है जो घायल हो जाती है और लेखिका उसे अपने स्नेह से ठीक करती है। गिल्लू केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि लेखिका के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भावनाएं और प्रेम
केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता। पशु पक्षियों के साथ भी आत्मीय रिश्ता बनाया जा सकता है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू के जरिए हमें दया, संवेदना और सच्चे प्रेम का संदेशा दिया है। गिल्लू की मासूम हरकतें और लेखिका से उसका जुड़ाव दिल को छू जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सरल भाषा में गहरे भाव छुपे हैं। यही हिंदी साहित्य की विशेषता है। यह हमारे मन को कोमल बनाता है और हमें इंसानियत से जोड़ता है। गिल्लू जैसी कहानियां मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वे हमें भावनाओं की उस दुनिया से जोड़ती है जहां शब्दों से ज्यादा संवेदनाएं बोलती हैं। मुझे ऐसे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है जिसमें इंसानों और जानवरों के रिश्ते और भावनाएं सहजता से व्यक्त की गई हों। गिल्लू ने मेरे मन में करुणा और संवेदनशीलता की भावना और भी गहरी कर दी है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि गिल्लू केवल एक कहानी नहीं, बल्कि दया और प्रेम की एक मिसाल है। भविष्य में मैं हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा की लिखी अन्य रचनाएं जैसे अतीत के चलचित्र पढ़ना चाहूंगी। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की देशभक्ति कविता और प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य हमें संवेदनशील और बेहतर इंसान बनाता है। यह हमारी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने वाला एक सच्चा माध्यम है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वन्या जी। आपने इतनी छोटी सी आयु में हिंदी साहित्य के प्रति जो अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, वो सच में बहुत ज्यादा धन्यवाद के काबिल है कि आपने इतनी छोटी सी आयु में हिंदी साहित्य को समझा। और सही कहा कि साहित्य केवल पढ़ना ही नहीं सिखाता, मन में हमारे विचारों को एक नया आयाम देता है, संवेदनाएं सिखाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। तो बहुत बहुत आभार आपका सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें अफगानिस्तान जाना होगा, और अफगानिस्तान से हम आमंत्रित करते हैं हमारी दूसरी प्रस्तुति के लिए। नागहार विश्वविद्यालय अफगानिस्तान से आमंत्रित करते हैं ईमानुल्लाह खान को। मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आपका स्वागत है। मोहम्मद ईमानुल्लाह जी। जी। जी हाँ, हम आपको देख रहे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा सलाम नाम वालेकुम। इमरान हसन से है और मैं अफगानिस्तान के निगरहार प्रांत के नूर जिले से हूँ और मैं निगरहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का छात्र हूँ। जी हाँ, मुझे हिंदी भाषा, पहले तो मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान है, जो कि बहुत बड़ी महान भाषा है, जो कि बहुत बड़ा साहित्य रखता है। तो मैं बहुत बहुत इतलाता हूँ, अपनी भाग्य पर गर्व करता हूँ कि मुझे एक ऐसी भाषा आती है जो बहुत अच्छी भाषा है। जी हाँ, हमने जो है हिंदी भाषा के साहित्य में बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत जो है सीखने को सीखा। तो जैसे कि हमने हिंदी भाषा के साहित्य में हमने जो है पद्य से प्रभावित हुआ, हिंदी भाषा के साहित्य के प्रभावित भाग से, पद्य भाग से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उसमें हमने सर अलकोजे सर ने हमने बहुत सारी कविताएं पढ़ाई, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन सब कविताओं में से जो हमें जो सबसे अच्छी कविता लगी, इमरान जी, अ, लगता है शायद शायद वहां पर इंटरनेट। हाँ, इमरान जी। जी। इमरान जी, आपकी बचपन के आवाज हम बारे में नहीं। उन्होंने अपने हाँ। लिखा है कि मुझे अपनी बेटियां देख कर अपना बचपन याद आ गया। तो
उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं अपनी अपनी कविता में लिखी हैं। जैसे कि में ही हम वो, चिन्हित होता है, उसमें कोई फिर हमें फिक्र जी जी। क्या। जी हाँ, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप वीडियो बंद करके भी बोल सकते हैं, अगर व्यवधान है तो। ठीक है। तो हाँ। अब मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। तो हमने जो है सुधीर कुमार जी की, जो हम मुझे जो है उनकी कविता बहुत सबसे अच्छी लगी। वो इसीलिए अच्छी लगी कि उन्होंने जो है अपनी बेटिया को देखकर उनसे प्रभावित हुई। तो उन्होंने अपने हृदय से उनके शब्द उठे, उन्होंने जो है फिर कविता लिखी, जो मेरा नया बचपन है। तो जब हमने जो कक्षा में ये कविता सुनी तो मैं मुझे लगता है इमानुल्लाह जी, आप वीडियो बंद करके ऑडियो ऑन रखें, क्योंकि शायद वीडियो में प्रावधान, थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। तो यदि आप वीडियो बंद करके बोलेंगे तब हम आपको भी सुन सकेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर आजकल के हालात हम सबको पता है कैसे हालात हैं। और इस मुश्किल समय में भी अ, ईमानुल्लाह जी ने हमारे लिए समय निकाला है और वो प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने का। लेकिन शायद इंटरनेट के व्यवधान के कारण वो बीच बीच में उनका कनेक्शन कट जाता है, तो थोड़ी सी उनको मुश्किल हो रही है। हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, शायद वो हमसे कनेक्ट हो जाए और अपने मन के उद्गार हमारे साथ साझा कर सके। तो हम थोड़ा सा इंतजार हम करते हैं उनके लिए, क्योंकि हम जानते ही हैं आजकल ईरान में, अफगानिस्तान में और दूसरे देशों में युद्ध का थोड़ा सा प्रभाव है, जिसके कारण इंटरनेट से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो बहुत कुछ सीखा। और उस कविता में जो है हमें फिर से बचपन, हमें भी उन्हीं के जैसा बचपन प्राप्त हुआ एक बार। तो हमने मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान है। और मैं इस हिंदी भाषा के पद्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ हिंदी भाषा के अध्यापकों के, जैसे कि सर अलगोजे सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो अब हिंदी भाषा की कविताएं और भी अच्छी हैं, जैसे कि पद की पहचान, कलम आज उनकी जेबोल, पीपल के पीले पत्ते, ये सभी कविताएं जो है हमें बहुत अच्छी लगी। मगर जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो जो है मेरा नया बचपन थी। वो इसीलिए हमें अच्छी लगी कि उसने जो है बचपन की याद है, उन्होंने बचपन को एक बार फिर से याद किया है। तो इसी कारण से जो है हमें ये मेरा नया बचपन बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपनी जो है भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कि बचपन कैसे होता है। उनको अपनी बेटियां देखकर जो है अपना बचपन फिर से एक बार याद आ गया। तो जब सर ने हमें जो कक्षा में ये कविता सुनाई तो हमें फिर से एक बार अपना बचपन याद आ गया कि देखिए ना, बचपन बहुत ही मजेदार एक खूबसूरत दिन होते हैं बचपन के। जब हम बस खेलने कूदने खाने पीने की सोच होती है, और हमें दुनिया विश्व के अनेक जो चिंताएं हैं उनकी चिंता बिल्कुल नहीं होती, बस खेलना कूदना। तो इसी कारण से जो है मुझे बचपन की जो कविता थी ये बहुत अच्छी लगी। और मैं भारतीय सरकार से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे देश में हिंदी भाषा का एक विभाग है। और जी हाँ, मैं हिंदी भाषा के थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा गद्य पर भी। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो इस कारण से कि उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपनी जो मातृ हमारी भाषा है वो पशई भाषा है, उसकी मैंने कई कथाएं जो हैं वो मैंने हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया। तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ईमानुल्लाह जी, इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े, और किस तरह से हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य ने आपको प्रभावित किया कि आपने आपकी जो मातृभाषा है पश्तो, उससे आपने
हिंदी में अनुवाद किया उसके साहित्य का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस बहाने हम भी आपके साहित्य से भी हम जुड़ सकेंगे, क्योंकि आपने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। आपकी अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब हम अगली प्रस्तुति के लिए चलते हैं न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से हम संस्था वॉकिंग टुगेदर की कक्षा 9 की छात्रा किरण गिलमेटी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। किरण जी, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम किरण गिलमिटी है। आज मैं आपसे एक किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है अक्रॉस द कालापानी, उत्तर प्रदेश टू फिजी। यह किताब सुनीता नारायण जी ने लिखी है। की किताब उन भारतीय लोगों के संघर्ष के बारे में है जो उत्तर प्रदेश से फिजी ले जाई गई थी 1879 से 1916 के बीच में। जब यह किताब छपी तब मैं अपनी खुद की विरासत को समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे माँ की ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स भारत से फिजी आई थी और उनके शुगर केन और नारियल की फार्म्स में काम करने ले गई था। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था और वो गंदी और बदबू क्वार्टर्स में रहता थी। उनके साथ शारीरिक अत्याचार किया गया और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लिया गया। फिजी में कोई और ही नहीं चाहता था और इंडिया में भी नहीं, क्योंकि उन्हें कालापानी पा गया था। उस समय लोग मानता थी कि भारत की बाहर की पानी अशुभ है। मैं पूर्वज फिजी एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में आया था। मेरी विरासत और यह किताब मुझे यह सिखाती है कि अगर हम किसी दूसरे देश में रह रहे तो भी हम अपनी कल्चर एंड ट्रेडिशंस को जिंदा रख सकती है। हमें चूज करना की ज़रूरत नहीं है, दोनों कल्चर्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे मेरे एंसेस्टर्स ने फिजी में किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर शब्दों में, आपको लगा कि आप मॉरिशस फिजी के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, इसलिए आपने फिजी को अच्छी तरह से जानने के लिए उस पुस्तक का अध्ययन किया, काला पानी का, और उसको ध्यान से पढ़ा और हमारे सामने व्यक्त भी किया। इसके लिए किरण जी, आपका बहुत बहुत आभार, इतनी अच्छी हिंदी बोलने के लिए। जबकि मुझे मालूम है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी आपकी शायद मातृभाषा भी ना हो, फिर भी आपने बहुत सुंदर प्रयास किया। बहुत बहुत आभार। अब चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम के अब हमारा सत्र शुरू होता है अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रस्तुति के लिए। तो हम सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ आजमान यूएई के दिल्ली प्राइवेट स्कूल की हिंदी अध्यापिका व हिंदी विभाग की अध्यक्ष आदरणीय हेमलता तंवर जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच आपका है। धन्यवाद मैम। आदरणीय माननीय महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मैडम माधुरी रामधारी जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरा नाम हेमलता तंवर है। मैं राजस्थान से हूँ और वर्तमान में दिल्ली प्राइवेट स्कूल अजमान यूएई में हिंदी अध्यापक और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हूँ जो केवल भाषा का विकास नहीं, बल्कि हमारी चेतना, संस्कृति और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और यह विषय है हिंदी साहित्य के प्रति रुचि। हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मैं सबसे पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है। शब्दों की दुनिया में जब दिल उतरता है, शब्दों की दुनिया में जब दिल उतरता है, तब साहित्य मन को भीतर से संवारता है। तब साहित्य मन को भीतर से संवारता है। हिंदी की गहराई को जो पहचान ले,
हिंदी की गहराई को जो पहचान ले, वो जीवन को जीना सही अर्थों में जान ले। वो जीवन को जीना सही अर्थों में जान ले। तो बहुत मेरे सुंदर। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा जो है, और जहाँ हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाषा केवल संवाद का विषय नहीं है कि सिर्फ हमने अपने विचारों को एक दूसरे को बताया और हो गया। नहीं, भाषा जो है वो विचारों की वाहिका, भावनाओं की दुभाषियां और संस्कृति का परिचायक होती है। और जब हम हिंदी साहित्य के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम केवल किताबों, कविताओं या कहानियों की नहीं, बल्कि जीवन की विविधता और मानव मन की गहराइयों की चर्चा करते हैं। अब हिंदी साहित्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मैं मेरे अनुभव के अनुसार बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हिंदी शिक्षक के रूप में हमें खुद को हिंदी से बहुत गहराई से जुड़ा होना चाहिए। हिंदी से हमें प्रेम करना आना चाहिए। और जब हम खुद हमारी भाषा से प्रेम करेंगे, तो हम हमारे शिक्षार्थियों को भी उतना ही प्यार अपने विषय के प्रति कर ला सकते हैं। तो हमें कक्षा में सिर्फ पाठ्यक्रम से रिलेटेड या पाठ्यक्रम से संबंधित ही हम समय निर्धारित करें, वो जरूरी नहीं है। बल्कि पाठ्यक्रम के अलावा भी, उसके ऊपर भी हमें विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के विषय में पढ़ाना चाहिए। जब जब हमें समय मिले, छोटे छोटे स्तर पर हमें छोटी छोटी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना चाहिए। जैसे कि बच्चों को हमें बोलने का मौका, अवसर प्रदान करना चाहिए कि हम उन्हें कोई विषय दें हिंदी से जुड़ा, या कोई जैसे प्रार्थना सभा है, तो प्रार्थना सभा में हम सिर्फ उनको विषय दे दें। जब हम उन्हें विषय देंगे, बच्चे खुद उसके ऊपर कहानी या संवाद लिखेंगे, और जब इस तरीके से वो उस पर काम करते हैं, तो जाहिर है बच्चा खुद ब खुद हिंदी भाषा के प्रति जुड़ेगा। हमें कक्षा में ऐसा भावनात्मक माहौल बनाना चाहिए। हमें बच्चों के विचार जानने के लिए उनको वो अवसर देना चाहिए कि जैसे कि वो कविता पाठ करें, नाट्य प्रस्तुति करें, और दूसरी वाचन की भी प्रतियोगिताएं हमें आयोजित करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों का अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, और बच्चे खुद भी अपनी रचनाएं भी लिखने के लिए आगे आते हैं। हमें इसके अलावा बच्चों को जब जब समय मिल रहा है कक्षा में, प्रेमचंद की कहानियां और भी अन्य कवि लेखक, सूरदास, इन सब की कविताएं, इनके बारे में बताना है। प्रेमचंद की कहानियों से हमारे विद्यार्थी न केवल न्याय और ईमानदारी के बारे में जानेंगे, उनकी कीमत समझेंगे, बल्कि साथ साथ अन्य नैतिक मूल्यों को भी समझते हैं। सूरदास की कविताओं द्वारा, काव्य पाठ द्वारा सिर्फ ईश्वर भक्ति ही नहीं, बल्कि बच्चे के माँ का मातृत्व प्रेम क्या होता है, या एक शिशु का शिशुत्व या शिशु सौंदर्य क्या है, वो भी जान सकते हैं। तो जब जब कक्षा में समय मिले, पाठ्यक्रम के अलावा हमें बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। हम जहाँ यूएई में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर अ, बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके के राज्य के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो हमें बच्चों को कक्षा में ही वो माहौल बनाना है जिससे कि वो बच्चे वहां पर अपने विचार प्रयुक्त कर सकें और बता सके कि हाँ, उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या वो बोलना चाह रहे हैं। हमें उन्हें जितना अवसर देंगे कक्षा में बोलने का, वो उतना ही अपनी हिंदी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं या सीख सकते हैं। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए या हिंदी साहित्य के प्रति रुचि लाने के लिए सबसे पहले तो हम सब शिक्षकों को ही यह प्रण लेना चाहिए, या हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलने पर भी उनको अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं, कक्षा में उनका मौका मौका दें, या वो जो भी बोल रहे हैं उनको समय समय पर प्रोत्साहित करें, तो जिससे कि विद्यार्थियों का हौसला बढ़े और वो हिंदी के लिए अपनी रुचि जागृत करें। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमलता जी।
आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें बताया कि किस तरह से बच्चों को हिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए, और आप किस तरह से उन्हें कक्षाओं में हिंदी पढ़ाती हैं ताकि उनकी रुचि और उनका मन जो है हिंदी भाषा को पढ़ने में लगे। और सही कहा आपने कि अगर हिंदी को सिर्फ हम एक विषय की तरह पढ़ेंगे तो शायद हिंदी को अपने दिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक कि हम हिंदी को अपने व्यवहार में ना लाएं। इसलिए व्यवहारिक हिंदी भी बहुत जरूरी है और हिंदी में बात करना भी बहुत जरूरी है यदि हिंदी को दिल से अपनाना है तो। आपका बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर वक्तव्य के लिए। अब अगले वक्तव्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अफगानिस्तान से हमारे नागहार विश्वविद्यालय अफगानिस्तान के सहायक प्रोफेसर आदरणीय मोहम्मद फिदा फिदा अलकोइजी को। आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। आदरणीय इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागी सभी शिक्षकगण और इसी प्रकार इसी कार्यक्रम में सहभागी सभी विद्यार्थीगण और विशेषकर माधुरी मैम डॉक्टर को, जी। डॉक्टर मेरे ख्याल से क्या नाम है, कोई बात भूल नहीं, गया कोई मैं। बात नहीं। डॉक्टर डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। रामदारी जी को, सभी आदरणीय और महान व्यक्तियों को मेरे ओर से तहे दिल से नमस्कार और आदाब। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़िदा अलकोज़े है और मैं लगभग 2010 से निंगरहार विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने का कार्य में व्रत हूँ यहाँ। वास्तव में अलकोजी साहब, आपका आवाज थोड़ी सी कम हो गई। अ, जी। अब ठीक है। जी बिल्कुल। जी। हाँ, तो वास्तव में मुझे हिंदी अभिरुचि के बारे में बताना चाहिए था, पर यह कि डॉक्टर माधुरी जी के ओर से मुझे साहित्य पढ़ाने पर कुछ वक्तव्य करने का विषय दिया गया था, तो इसी वजह से मैं मजबूर हूँ कि उसे पर चर्चा करूँ। सच ये है कि हिंदी मातृभाषा के रूप में पढ़ाना और हिंदी एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाना दो अलग अलग विषय है, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग जो मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते हैं और वो लोग जो मातृभाषा के रूप में या जिनके मातृभाषा हिंदी हो और वो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। और शायद दोनों के सीखने और सिखाने में काफ़ी अंतर भी होगा, क्योंकि यहाँ दो कार्य करना चाहिए। एक कार्य यह कि हम पहले हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, और हिंदी भाषा पढ़ाना यहाँ पड़ता है। तो हमारे विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार का करिकुलम बना है कि लगभग 4 सेमेस्टरों में यहाँ हम पहले कोशिश करते हैं कि हिंदी भाषा पढ़ाए और जो हिंदी भाषा के नियम कायदे और इस भाषा के शब्द भंडार है वो सिखाते हैं, ताकि लोग उससे भाषा सीखे, हिंदी भाषा सीखे और फिर उसके साहित्य में उसी भाषा के साहित्य में या हिंदी भाषा के साहित्य सीख पाए। तो इसी आधार पर मैं दोनों कार्य करता हूँ। 2-3 सेमेस्टरों में कभी कभी हिंदी पढ़ाने का विषय भी पढ़ाने को मिलता है, और अक्सर मैं यहाँ तर्क या तृतीय कक्षा को और चतुर्थ कक्षा के छात्रों को हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। जैसे पहले मैडम जी ने बताया कि साहित्य पढ़ाना केवल कुछ शब्द नहीं है कि हम वही पढ़ाए और वो शब्द लोग सीखे। साहित्य एक संवेदना है,
साहित्य अगर हम कहें कि भावना है, साहित्य में एक विचार होता है, ये सब शब्दों के साथ साथ इन सब चीज़ों को सिखाना पड़ता है। और हमें पता है कि साहित्य एक देश का या जिस देश का साहित्य होता है, जिस भाषा का साहित्य होता है, उसी समाज का दर्पण होता है। उसी में उसी समाज के संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, इसी प्रकार राजनीति, इसी प्रकार अगर हम कहें कि आर्थिक परिस्थितियां सब जोड़े रहते हैं। तो जो लोग साहित्य पढ़ाते हैं और विशेषकर जो काव्य पढ़ाते हैं, ठीक है कि गद्य में भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, पर काव्य में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं कि मैं अक्सर हिंदी कविताएं या हिंदी काव्य और विशेषकर आधुनिक काव्य यहाँ पढ़ाता हूँ, और आधुनिक काव्य भी लगभग 2 सेमेस्टरों में यहाँ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ सिखाने का और पढ़ाने का थोड़ा सा ढंग और जो शैली है वो अलग होता है, क्योंकि मैं जिन छात्रों को छात्राएं तो अब नहीं है दुर्भाग्यवश, पर जिन जिन छात्रों को मैं यहाँ हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, वो उन सब का मातृभाषा हिंदी नहीं होती है। वो यहाँ या पश्तो भाषा भाषी होते हैं, या फारसी भाषा भाषी होती है, या इमरान जैसे जो यहाँ एक पहाड़ी इलाके की भाषा है, बहुत ही पहाड़ी भाषा है, पशई के नाम से, उस भाषा की भाषी होते हैं। तो पहले यहाँ एक समस्या ये परस्त होती है, और ये मैंने स्वयं ये अनुभव मेरे छा जो मैं विद्यार्थी था, तो उसी विद्यार्थी काल में ये समस्या मेरे सामने आई थी, और मैंने ये समस्या महसूस की थी। तो इसी वजह से अब मैं कोशिश करता हूँ कि वो समस्या दूर हो जाए। जब हम छात्र थे तो यहाँ विदेश थे, या हम विदेश जाते थे, विशेषकर हम भारत जाते थे, और भारत में भारतीय या अगर हम कहें कि हिंदी भाषा के भाषियों द्वारा हमें हिंदी पढ़ाई जाती थी, और यहाँ हमारे सामने एक सबसे कठिन और बहुत ही अगर हम कहें कि सख्त कार्य यह था कि हमें वो बातें समझ में नहीं आती थी। तो मैं यहाँ सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे छात्र है वो हिंदी सीखे। हिंदी सीखने के बाद जो थोड़ी बहुत हिंदी सीखी है उन लोगों ने, तो फिर उससे भी काम इसलिए नहीं चलता है कि यहाँ जो साहित्यिक भाषा है और जो बोलचाल की भाषा है हिंदी में, ये भी काफी एक दूसरे से अंतर रखता है। तो अगर मैं यही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं या शरीक करूं, तो मैं सबसे पहले जो जिस पाठ को भी पढ़ता हूँ, तो माफ कीजिएगा पढ़ाता हूँ, तो वो पाठ में स्वयं एक बार उसी में घुस जाता हूँ। मैं स्वयं एक छात्र के रूप में वो अनुभव कर रहा हूँ कि वो कविता किस रूप में है। मान लीजिएगा जैसे पहले मेरे छात्र ने बताया कि मेरे बचपन के बारे में जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, तो मैं एक बार वही कविता स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। स्वयं स्वयं उसी में मैं एक तरह अगर हम कहे कि उसी में समा जाता हूँ कि ये इस कविता में किस प्रकार अनुभव है, किस प्रकार अगर हम कहें कि संवेदना है, किसी प्रकार भावनाएं है उसमें, उसी को अपने ऊपर एक तरह अगर हम कहीं लागू करता हूँ, और फिर एक वहाँ मैं एक बच्चे के रूप में, या मान लीजिएगा मैं स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान के रूप में वो कविता वहाँ पढ़ाने के का कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिएगा हम नागार्जुन की कविताओं को पढ़ाते हैं। नागार्जुन पर मैंने अपना पीएचडी का रिसर्च भी किया है, तो इसलिए उससे की कविताओं के बारे में काफ़ी जानकारी भी है। अगर मैं नागार्जुन की कविता, मान लीजिएगा कि मैं नागार्जुन की किसी कविता को जो बहुत ही यहाँ पर निम्न वर्ग के बारे में लिखी गई है, अक्सर मध्य वर्ग के बारे में उन लोगों की कविता है, तो मैं सीधा इसका संबंध भारतीय समाज से नहीं, क्योंकि मेरे छात्रों को भारतीय समाज के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। कवि के संवेदनाएं, कवि के भावनाएं केवल उसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहती है।
तो वही भावनाएं हमारे देश के जो परिस्थितियां है इससे भी जुड़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं सीधा उसका संबंध अपने देश के यहाँ की जो परिस्थितियां है उससे जोड़ देता हूँ। यहाँ भी किसान समस्या है, यहाँ भी मजदूर समस्या है, यहाँ भी अगर हम कहें कि यहाँ वर्क समस्या यहाँ भी है, या अगर हम इसी प्रकार देखें यहाँ भी राजनीतिक समस्याएं हैं। तो उन सब समस्याओं को मैं अपने यहाँ का जो समाज है इसी पर एक प्रकार अगर हम कहें कि लागू कर इसी द्वारा मैं उसका अर्थ और उसका जो भाव अर्थ है अपने विद्यार्थियों तक, अपने छात्रों तक पहुंचाने के का प्रयास करता हूँ। तो इसी वजह से फिर छात्र समझ सकता है कि जो नागार्जुन की असली समस्या है, जिस समस्या के बारे में उन्होंने कविता रची है, तो उस कविता तक पहुंचने में ये लोग सफल हो जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ एक दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यह है कि जो भाव कविता में है, जो भाव साहित्य की अन्य रचना में है, सबसे पहले स्वयं वो भाव महसूस करना और फिर उसी भाव को, उसी अर्थ को, उसी बात को जो कवि ने अपनी कविता द्वारा या अपने साहित्य ज्ञान ने विधा के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसी को पहुंचाना मेरे ख्याल से एक शिक्षक का असली उत्तरदायित्व है और वो करना चाहिए। और इसमें शक नहीं है कि दूसरी भाषा के या एक विशेषकर यहाँ हिंदी एक विदेशी भाषा है, तो विदेशी भाषा के साहित्य का पढ़ाना एक कठिन कार्य है। पर हमने हमेशा प्रयास किया है कि जो ये उत्तरदायित्व है ये एक सही रूप में अपने छात्रों को निभाऊं और अपने जो मेरा कार्य है वो ईमानदारी से कर सकूं। अगर मौका मिला तो मैं एक दिन इसके बारे में बहुत और भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। ये कि समय बहुत ही सीमित है और मेरे ख्याल से मुझे 7 मिनट का समय दिया गया था, तो उसी समय सीमा के कारण मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो सुनने के और मुझे समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मोहम्मद फिदा अल कॉइजी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि साहित्य केवल साहित्य नहीं होता, वह किसी भी समाज की संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था का एक चित्रण होता है, जिसको आप आत्मसात किया आपने और अपने छात्रों को आपने उसके बारे में बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी शिक्षक के लिए। और आपने बताया कि आपने बाबा नागार्जुन पर पीएचडी की है भारत में रहकर, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता रही आपकी कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आए। अमूमन तौर पर हम लोग फारसी को समझ जाते हैं कि फारसी अफगानिस्तान में बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, लेकिन पसई आपने, आपके जो शिष्य थे उन्होंने जो भाषा बताई वो तो बिल्कुल एक जैसे भारत में दूसरी अंतर बोलियां हैं उसी तरीके की बोली है, जो इतनी प्रचलित भी नहीं है। और आप किस ढंग से अपने छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो आपने जो हमें बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, समय देने के लिए आभार। और अब हम चलते धन्य- हैं हमारी अ, आखिरी प्रस्तुति की तरफ, जिसके लिए मैं न्यूजीलैंड साउथलैंड माइग्रेट वॉकिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापिका आदरणीय हिमानी मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हिमानी जी, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, डॉक्टर रितु शर्मा जी, सारे प्रबुद्ध जनों और सारी शिक्षिकाओं और सारे हमारे होनहार बालक और बालिकाओं छात्राओं को बहुत प्यार भरा स्नेह और शुभाशीष। मैं पहले तो हिमानी जी, क्षमा हिमानी चाहूंगी। जी। माफी हाँ, चाहूंगी, आप थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए क्योंकि हम अच्छा केवल छत देख पा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा, अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब बिल्कुल, धन्यवाद।
ठीक है, तो मैं ये पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहूंगी, मेरी आवाज आज जरा मौसमी बुखार है जैसे कहते हैं। तो उसके कारण अगर थोड़ा सा, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो मैं उसके लिए आपसे अभी से क्षमा याचना चाहती हूँ। मैंने दोनों ही वक्ताओं को सुना, हमारे दोनों होनहार, तीनों होनहार छात्रों को सुना। तो मुझे तो यही लगता है कि साहित्य का का कोई जो है बॉर्डर नहीं है। हम बिना बॉर्डर के लोग हैं, जहाँ साहित्य की भाषा सभी एक एक ही जैसा सोचते हैं और हमारी एक ही जैसी समस्याएं हैं, और उन्हीं समस्याओं के आसपास हमारा साहित्य चलता है, और वही हमारी जो हमारी दैनिक जीवन है, उसी का ताना बाना हम साहित्य में देखते हैं, और उसी के अनुसार हम हमारी हमारी भाषा की अभिव्यक्ति, हमारी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, हमारे भावों की अभिव्यक्ति, यही है, जिंदगी भी यही है और साहित्य भी यही है शायद। आज मुझे यहाँ पे जो माधुरी जी ने कार्य दिया है, वो मुझे सुनीता नारायण जी की जो उन्होंने जो लिखा है, उनका जो योगदान है हमारे न्यूजीलैंड क्षेत्र में, जिसके बारे में हमारी छात्रा किरण गिलमेटी जी ने बताया, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे आज बताना चाहूंगी। अ, सुनीता नारायण जी हमारे यहाँ हमारे न्यूजीलैंड क्षेत्र में बहुत तकरीबन 30 सालों से जुड़ी हुई हैं, और 30 सालों से वो साहित्य की सेवा कर रही हैं। वो उन्होंने ही हम लोगों जो हम हिंदी भाषी और हिंदी साहित्य से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ही हम लोगों को प्रोत्साहित किया है कि इसे हम आगे और आगे आने वाली जनरेशन में हम उसको आगे कैसे पहुंचाएं। तो उनका योगदान गिरमिटिया साहित्य में और हमारे क्षेत्र में योगदान मैं बहुत कम समय में तो नहीं बता सकती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अवश्य कि मैं उनके साथ न्याय कर पाऊं। वो एक प्रसिद्ध सुनीता नारायण जी एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और सांस्कृतिक कर्मठा हैं, जैसे मैं उन्हें बोलूंगी। उन्होंने न्यूजीलैंड में हिंदी भाषा, साहित्य और गिरमिटिया विरासत के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। वह न केवल साहित्यिक मंचों पर सक्रिय रही हैं, बल्कि प्रवासी भारतीयों की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य भी उन्होंने किया है। और इसका सारा श्रेय हम लोगों को उत्साहित करने में मैं सारा उन्हें ही देती हूँ, कि जब भी हम लोग थोड़ा सा हतोत्साहित होने लगते हैं, तो वो अपने शब्दों से हमें हमेशा उत्साहित करती हैं। सुनीता नारायण जी ने न्यूजीलैंड में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने न केवल हिंदी कविता, कहानियों और लेखों के माध्यम से साहित्य की सेवा की है, बल्कि हिंदी भाषा को एक जीवंत संवाद का माध्यम बनाकर प्रवासी समुदायों को जोड़ने का कार्य किया है। उनके आयोजन जैसे कवि सम्मेलन, साहित्यिक गोष्ठियां और हिंदी दिवस समारोह न्यूजीलैंड में हिंदी साहित्यिक वातावरण को समृद्ध करते हैं। उनकी लेखनी में भारतीय संस्कृति, प्रवासी जीवन की चुनौतियां और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों की झलक मिलती है। उन्होंने हिंदी को केवल भाषा नहीं, बल्कि पहचान, आत्मा और स्मृति का माध्यम माना है। गिरमिटा गिरमिटिया साहित्य उन भारतीय मजदूरों की कहानियां और अनुभव हैं, जिन्हें 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के कारण लिया जाया जाता था। सुनीता नारायण जी ने महत्वपूर्ण विरासत को सामने लाने का कार्य किया है। उन्होंने गिरमिटिया साहित्य को सिर्फ अतीत की व्यथा नहीं, बल्कि वर्तमान की चेतना से जोड़कर प्रस्तुत किया है। उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष, पीड़ा और सांस्कृतिक जड़ों की खोज को अपनी कविताओं और लेखों में उजागर किया है। उनके कार्यों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि प्रवास केवल भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि आत्मिक संघर्ष और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की यात्रा भी है। सुनीता नारायण जी न केवल एक लेखिका हैं, बल्कि एक प्रेरणादायी सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी हैं। उन्होंने युवाओं और नई पीढ़ी को हिंदी भाषा और भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए अनेक कार्यशालाएं और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की हैं।
वह प्रवासी समुदाय के भीतर संवाद, सहयोग और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की पक्षधर है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुनीता नारायण जी का योगदान न्यूजीलैंड में हिंदी और गिरमिटा साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी लेखनी, समर्पण और सांस्कृतिक जागरूकता से न केवल साहित्यिक धरोहर को संजोया है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया है। वे एक ऐसी आवाज है जो अतीत की स्मृति को भविष्य की दिशा से जोड़ती है। अंत में मैं उनके कार्यों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और हम लोगों में ये जागरूकता जगाने के लिए कि किस प्रकार हम प्रवासी भारतीय होते हुए भी अपने अंदर हमारी संस्कृति की ज्वाला को जला सकते हैं और उस ज्वाला को अपने आने वाले भविष्य के जो हमारे कर्ता हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उन तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ बोलना तो बहुत चाहते हैं, मंच बहुत ही अच्छा है, बहुत से विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, पर समय की सीमा है। इसी के लिए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और ये मौका देने के लिए। आदरणीय हिमानी मिश्रा जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और बहुत ही रोचक जानकारी न्यूजीलैंड की साहित्यकार सुनीता नारायण जी के बारे में। जी, गिरमिटियों का दुख क्या होता है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। आपने सही कहा कि जो विस्थापन होता है वह सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का नहीं होता, उसमें आप एक नया परिवेश होता है, नई मुश्किलें होती हैं, नई चुनौतियां होती हैं, नई बोली होती है, सब कुछ नया होता है और उन सब का सामना करते हुए हमें फिर से खुद को स्थापित करना पड़ता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। और शायद हम भारतीय जो है, इसमें हम लोग सशक्त हो गए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने आप को स्थापित ही कर लेते हैं। तो आपके इतने सुंदर वक्तव्य के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम कार्यक्रम के लगभग मध्य भाग में आ चुके हैं और इस मध्य भाग में हमारा अध्यक्षीय भाषण से पहले हमारा एक परिचर्चा सत्र होता है। और परिचर्चा सत्र के लिए वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मॉरिशस विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय माधुरी रामधारी जी को, कि वे अतिथियों को इस चर्चा के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय, मंच आपका है। धन्यवाद रितु जी। हमारे साथ बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से जुड़ी हैं डॉक्टर ल्यूडमिला खोखोलोवा जी। हम सबसे पहले उन्हें सुनते हैं, फिर बाकी प्रतिभागियों को। सोनू कुमार जी भी हैं साथ में और श्रीमती इंद्रजीत कौर भी हैं, उन्हें भी एक एक मिनट के लिए सुनेंगे। श्रीमती ल्यूडमिला जी। स्वागत है। हाँ, ल्यूडमिला खोखलोवा जी। नहीं। जी जी, हम सुन सकते हैं आपको। अच्छा, तो मुझे ये मेरे आप लिए कैमरा ऑन कर दीजिए। पता नहीं, ये ये नई चीज है तो। आप स्क्रीन को टच करेंगे तो वहां पर कैमरा और माइक बना हुआ दिखेगा, तो कैमरे को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। Включить мой микрофон. पता नहीं। अच्छा, तो अच्छा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपनी प्रतिक्रिया एक एक मिनट में हमें हमारे सामने रखें। कुछ सुनाई सुनते जी, हैं। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमको पता चलता है कि दुनिया भर में हिंदी की पढ़ाई कैसे होती है, खास करके जो हिंदी भाषी नहीं हैं लोग, तो उनको पढ़ाने में कैसी समस्याएं पैदा होती हैं। और कुछ समस्याएं तो अपनी अपनी होती हैं हर देश में, और कुछ सब के लिए बराबर हैं। मिसाल के लिए जो आज बताया गया है
कि कविता किस तरह कविता पढ़ाई जाए, क्योंकि ये ऐसी खास चीज है जो किसी खास देश खास संस्कृति की विशेषता होती है, और दूसरों के लिए ये समझना काफी मुश्किल है, खास करके विद्यार्थियों के लिए जिनको साहित्य का इतिहास, संस्कृति के इतिहास मालूम नहीं है। तो हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसी कविता चुनी जाए जो सारी दुनिया के लोगों के लिए ऐसे लोगों को समझ के लोग समझ सकें। मिसाल के लिए प्यार के बारे में, माता पिता और बच्चों के संबंध के बारे में, और बाद में जब ये विद्यार्थी कुछ सीख पाते हैं, साहित्य, इतिहास, संस्कृति अच्छी तरह जानते हैं, तो हम खास कविता उनको पढ़ाते हैं जो इस देश के लिए, इस जनता की संस्कृति के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस तरह मुझे ये आज सुनने से बहुत फायदा और खुशी हुई कि जो हमारी समस्याएं हैं दूसरों की भी समस्याएं हैं, और हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मेरी आवाज आती है? धन्यवाद जी। अच्छा। आवाज आ रही है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद लुदमिला जी। हमारे जो तीन वक्ता रहे, मोहम्मद जी और हेमलता जी एवं हिमानी मिश्र जी, अ, हमारी इच्छा है कि हर बार वक्ता एक दूसरे को सुनकर कुछ नया प्राप्त करें। तो आप हमें बारी बारी से बताइएगा कि आपने दूसरे वक्ताओं को सुनने के बाद कौन सी ऐसी अ, विशेषता उनके शिक्षण में देखी जो आप अपनाना चाहेंगे। सबसे पहले हेमलता जी को सुनते हैं। हेमलता तंवर जी। नमस्ते मैम। हाँ, मैंने यही जाना कि हमें हिंदी साहित्य में रुचि लाने के लिए सबसे पहले तो खुद हिंदी भाषा से जुड़ाव होना जरूरी है, और हिंदी से प्रेम करना, और बच्चों को भी इसमें हिंदी के प्रति उनमें छोटे छोटे लेवल पर उनको मौका देकर और उनसे हिंदी से जुड़ाव जरूरी है। जैसा कि मैम ने भी बताया कि वो लोग भी कविताएं, कहानियों द्वारा बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं। बहुत धन्यवाद। यूएई में हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है, और न्यूजीलैंड में जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। इस संबंध में मैं डॉक्टर फिदा जी से, मोहम्मद जी से जानना चाहूंगी कि यूएई में जो साहित्य शिक्षण होता है और न्यूजीलैंड में साहित्य की जो रचनाएं हो रही हैं उस संबंध में आप अपने विचार दीजिए। मोहम्मद फिदा जी। शायद वे निकल चुके हैं। नहीं, हिमानी वे जी बने तब हुए तक। हैं, लेकिन शायद हमको सुन नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान से डॉक्टर मोहम्मद अलकोई जी, फिदा अलकोई जी, क्या आप हमें सुन रहे हैं? शायद नहीं। अच्छा, फिर हिमानी जी की ओर हम बढ़ते हैं। हिमानी जी, आप बताएंगी, आपने मोहम्मद फिदा जी को भी सुना और आपने हेमलता जी को भी सुना। कृपया अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। अ, दोनों मैंने हेमलता जी को भी सुना और फिदा जी को भी सुना। दोनों में जो एक मूल फर्क मुझे समझ में आया वो ये है कि यूएई में जैसे हिंदी का पूरा हमारा करिकुलम चलता है, बच्चों को पूरी पारंपरिक
परंपरागत ढंग से शिक्षण दिया जाता है, जबकि वहीं जो फिदा जी हैं अफगानिस्तान में, जहाँ जैसे हम लोग पढ़ाते हैं लोगों को, बच्चों को तो पहले जागरूक करते हैं, फिर उन्हें जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनमें से, उन कहानियों से, उन लोक कथाओं से हम उनके साथ जोड़ते हैं। तो मुझे ये दो चीजें जो एक मूलभूत एक डिफरेंस वो समझ में आया। पर जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि दोनों जगह, जैसे कि वान्या, जो बच्ची वान्या, उसने भी बोला कि संवेदना, उन्होंने उस कविता से संवेदना सीखी, उन्होंने उससे करुणा सीखा, करुणा का भाव सीखा। तो यही हमें, और फिदा जी ने भी बोला कि वो जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सभी जगह एक है, उन्हीं समस्याओं से सीखना और उन्हें ही साहित्य बना के बच्चों में रुचि जगाना, वो हम सभी का कार्य है। तो ये मुझे एक सीखने को मिला कि हम किस तरीके से दोनों चीजों को समाहित करके, कि जो हमारे बेसिक इमोशंस है, जो हमारे बेसिक सेंटिमेंट्स है, जो हमारे बेसिक स्वभाव है, उससे जोड़ के हम हमारे कैसे हिंदी साहित्य को बढ़ा बढ़ा चढ़ा सकते हैं। और यही भाव, जैसे किरण बहुत ने बताया कि किरण के जो माता पिता हैं वो गिरमिटिया देशों से आते हैं, इसीलिए वो उन बातों को समझ सकते हैं। तो उन 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 उनसे जुड़ी कविताओं को या कहानियों को लाना उनसे इस क्षेत्र में उनका रुझान पैदा करता है। तो हम इन्हें आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और हम इन्हें कैसे और उत्साहित कर सकते हैं, ये मुझे जानने को मिला। वो मेरे लिए बहुत जी, बहुत अच्छी बहुत जी जी, बहुत धन्यवाद। हमें बहुत ध्यान से सुन रही हैं श्रीमती इंद्रजीत कौर जी। उनसे भी हम बस संक्षिप्त में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नमस्कार। इस आभासी मंच से फिर से जुड़ने के लिए, और 5 अप्रैल को मैं जुड़ी थी और किन्हीं कारणवश के नहीं जुड़ पा रही थी। आज भी बहुत मुश्किल हो रही थी जुड़ने में। माधुरी जी ने मुझे फिर जूम लिंक दिया तो मैं जुड़ पाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बोलने का भी अवसर प्रदान किया गया। यहाँ उपस्थित सभी जो शिक्षक हैं, संचालन समिति है, और जितने भी श्रोता दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत अभिवादन उनका करती हूँ। और मैंने जब सुना तो मैंने फिदा जी को सुना, क्योंकि तब तक ही मैं ज्वाइन तभी मैं कर पाई थी। तो उसके बाद मैंने उनकी चुनौतियां देखी, कि किन किन चुनौतियों से गुजर कर वो अपने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं एक शिक्षिका हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि जो बाकी के विषय होते हैं उन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है हमारा भाषा को पढ़ाना और सिखाना, और वो भी उन देशों में, उन स्थानों में जहां पर वो मातृभाषा उनकी वो ना हो। सो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आज तक यही लगा कि एक जो भाषा होती है वो व्यक्तित्व निर्माण और हृदय को हृदय से जोड़ने का एक कारण होती है, क्योंकि वह संवेदना के स्तर पर काम करती है। जैसा कि अभी हमें सुना हमने कि उस बच्ची ने कविता में से संवेदनाएं ली। तो भाषा का काम सिर्फ एक विषय को पढ़ाना या समझाना नहीं है, संवेदनाओं के साथ जुड़ना और जोड़ना भी है। और जहां तक जी प्रवास की बात है, मैं एक छोटी सी 2 पंक्तियां अभी अभी मैंने लिखी कि वास जहां हो जाए वहां प्रवास कहाँ रहता है। वास जहां हो जाए वहां प्रवास कहाँ रहता है। तन मन जुड़ उस मिट्टी से चल पड़ता है, बांटने संवेदनाओं विचारों अध्यात्म और ज्ञान, और मिल जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड के एकत्व से, व्यक्ति समाज देश की सीमाओं से परे होकर। मैं साधुवाद करती हूँ उन अध्यापकों का, उन भाषा को का प्रचार प्रसार करने वाले जितने भी व्यक्तित्व हैं, जो कि सभी चुनौतियों को झेलते हुए भी अपनी भाषा के साथ बहुत लोगों को धन्यवाद। जोड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रजीत जी। आपकी कविता बहुत सुंदर है। और इसी सुंदर कविता के साथ अब हम परिचर्चा सत्र को समाप्त करते हैं, और मैं रितु बहन जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अध्यक्ष महोदय जी को
अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करें। बहुत बहुत आभार आपका परिचर्चा सत्र के लिए हमारे अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए। और अब हम लगभग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं, तो अध्यक्षीय भाषण के लिए हम आज भारत से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष आदरणीय दिनेश कुमार माली जी को उनके अध्यक्षीय उद्घोषण से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय राजस्थानी, हिंदी, उड़िया व अंग्रेजी भाषा के मध्य अपने साहित्यिक सृजन द्वारा एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य कर रहे हैं। इनका साहित्य सृजन संसार बहुत विस्तृत है। पेशे से आप इंजीनियर हैं और मन से साहित्य प्रेमी। साहित्य जगत में राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी दिनेश कुमार माली जी ने लेखक, कवि, अनुवादक और प्रसिद्ध आलोचक के रूप में देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। ये उड़िया और अंग्रेजी साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने में विशेष कृपया बाकी सब लोग अपना माइक बंद कर लें। प्रारंभिक अवस्था से ही इन्होंने अपना लेखन आरंभ कर दिया था। इनकी प्रथम पुस्तक नहान्यते इन्होंने अपने पिताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी। उड़िया, अंग्रेजी में इनके अनुवाद बहुचर्चित हैं। आपके अनुवादों का भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इनका साहित्य पक्ष बहुत प्रबल है। मूर्धन्य हिंदी कवि उद्भ्रांत डॉक्टर विमला भंडारी, प्रभावन अंग्रेजी भाषा की प्रोफेसर नंदिनी साहू तथा पूर्व कोयला सचिव श्री प्रकाश पारिक की कृतियों के महत्वपूर्ण अनुवाद आपने किए हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इग्नू के मानविकी विद्यापीठ की प्रोफेसर नंदिनी साहू जी के निर्देशन में लोकगीत और सांस्कृतिक अध्ययन के MA कोर्स में अपने अध्यायों के माध्यम से अकादमिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम तैयार करने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिचय तो बहुत लंबा है किंतु समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश कुमार माली जी को। मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ वीणा वाहिनी को सत सत नमन करते हुए विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा व मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस, भारतीय उच्च आयोग मॉरिशस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया। और विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा डॉक्टर ऋतु शर्मा नंदन पांडे जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज मैं इस जो आयोजन में UAE, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड के प्रतिभावान विद्यार्थीगण और उनके शिक्षक वृंद को सुन रहा था और समस्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए श्रोताओं के प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जो बातें मैंने सुनी, सबसे पहले UAE की 9वीं क्लास की छात्रा वान्या कटारिया, उन्होंने 2 कहानियों का उदाहरण प्रस्तुत किया था अपने आलेख में। एक 2 बैलों की कहानियां प्रेमचंद की और महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू। तो वो कहानियां जैसे भी करके देश के स्वाधीनता जमाने में लिखी गई कहानी थी। 2 बैलों की कहानी प्रेमचंद जब जमाने में लिखते थे, सौजो वतन देशभक्ति के वो किताबें जब्त कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो वो बच्चों के माध्यम से, बाल कहानियों के माध्यम से बच्चों के भीतर स्वतंत्रता की भावना प्रेरित करते थे। एक जीरू किसान के 2 बैल भाग के उसके साले के घर चले जाते हैं और वहां से छूट के फिर आना चाहते हैं, तो किस प्रकार दोनों का प्रेम रहता है और कैसे वो संघर्ष करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी चयनित की थी। और दूसरा उन्होंने गिल्लू कहानी का उदाहरण दिया जो मुझे राम सेतु की याद दिलाती है। रामचंद्र जी ने गिलहरी को देखा कि गिलहरी एक पूंछ से राम सेतु जब बन रहा था तो पूंछ को मिट्टी में डाल के उसमें गिरा रही थी। तो उन्होंने उनको प्यार से बुलाया, अपने हाथ में लिया। वो बेटा क्या कर रही हो, गिलहरी को पूछा। गिलहरी कितनी प्यारी होती है। तो उन्होंने पूछा और प्यार से उसके ऊपर हाथ की रेखाएं रखी। मैं अगर सेतु बनाने का कार्य करती हूँ, जितना मेरा यथा सामर्थ्य होता है उतना मैं डालती हूँ ताकि राम सेतु बन जाए।
तो गिलहरी की महादेवी वर्मा की जो संवेदनाएं थी, वो बच्ची ने यहाँ संवेदना प्रस्तुत की गिल्लू कहानी के माध्यम से, कि किस प्रकार एक छोटा सा जीव और मनुष्य, उनकी गिलहरी जो घायल होती है, वो महादेवी वर्मा उन्हें अपना लेती है और उनके साथ एक प्यार का एक संबंध बन जाता है। और जब वो मर जाती है तो उनके मन में कितनी एक करुणा पैदा होती है, कितना दुख पैदा होता है। तो वान्या कटारिया ने दोनों काफी मार्मिक कहानियों को चयनित किया था। उसके बाद अफगानिस्तान के हसन जई, उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर की कलम उनकी जय बोल कविता का उद्धरण दिया था। एक शहीदों को समर्पित कविता थी। जला अस्तिया बारी बारी, जला अस्तिया बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर, बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज भी ये पंक्तियां हर भारतीय के दिल में गूंजती है स्वतंत्रता की आजादी के लिए। किरण गिलमेटी जी ने भी जैसे कहा कि गिरमिटिया परिवारों से उनका संबंध है, काला पानी और उन जमाने की जो कहानियां हैं वो भी उनके कथानक में आती है। तो इस प्रकार ने बच्चों ने जो भावनाएं लाई। यहाँ मेरा एक सवाल आता था कि बाल साहित्य को हम देखते हैं तो एक बाल साहित्य को शुरुआती कल्पना से होनी चाहिए। ये एक भावना है जो देश की आजादी की भावना है। आज देश आजाद लगभग हो चुके हैं। आज वो प्रेमचंद के गोदान या गबन का कोई सार्थकता नहीं रह जाती है, या पढ़ाने के लिए हिसाब से आप देखें। लेकिन वास्तव में बच्चों को देखा जाए तो पंचतंत्र, कथा श्रीत सागर या आप हितोपदेश, वो कहानियों का अगर माध्यम बनाते हैं तो वो कहानियां कालजयी होती है। विश्व के हर किनारे पे आपको वो कहानियां मिल जाती है। तो बच्चों के एक हृदय को हम स्पर्श करने का प्रयास कर पाएंगे। हेमलता तंवर जी यूएई जो अजमान में पढ़ाती है, उन्होंने साहित्य को कहा कि शब्दों की दुनिया में जब उतरता है तो साहित्य मन को भीतर से संवारने लगता है। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। कहा भाषा केवल भाषा, विचारों और भावनाओं का संवाहक नहीं होती है, वो संस्कृति का संवाहक होती है। जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो अपनी संस्कृति को दूर से देखते हैं, तब उन्हें एक भाषा ही एक माध्यम होती है जो संस्कृति को अपने पास लाती है। उन्होंने अपने अनुभव भी बयान किए कि अब हर आदमी को अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति थी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति रो मूल, बिन निज भाषा ज्ञान मिटे नहीं यो फसूल। यही भावना उन्होंने जब अपनी भाषा में लिखना शुरू किया था। जो अपनी भाषा से अगर हर प्रकार की उन्नति, चाहे अंतरिक्ष की उन्नति हो या किसी भी विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उन्नति हो। आज भले ही हम अंग्रेजी को माध्यम माध्यम मान रहते हैं कि उसकी वजह से एक प्रगति की भाषा है, यह सत्य नहीं है। कई देशों में अपनी अपनी भाषाएं रहती है, उस भाषा ही सब उन्नति का मूल होती है। तो जो भाषा से अगर प्यार करे, तो इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं होता हूँ। वो कहती है कि यथार्थ बच्चों को यथार्थ वाली कहानियां पढ़ानी चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि शुरू में बच्चों के जो काल्पनिक कहानियां पढ़ानी चाहिए, कल्पना के क्षेत्र में ले जाना चाहिए, कल्पना की उड़ानें ले जानी चाहिए। कल्पना के उड़ान में अगर हम ले जाते हैं तो बच्चों को ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में, आकाश के बारे में, धरती के बारे में तरह तरह की चीजें, उनके कल्पना, परियों के बारे में तरह तरह की चीजें, उनकी मानसिकता और सोचने का और भाषा शैली का एक विकास होता है। यथार्थ बचपन के भाग में हम देखते हैं यथार्थ बहुत खुरदरा होता है, यथार्थ बहुत जटिल होता है। बच्चों के पांव बहुत चिकने होते हैं, स्निग्ध होते हैं, वो टकरा के खुरदरे हो जाएंगे, छिल जाएंगे, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। और जब वे यथार्थ से टकराने लगे उनके पंख टूट जाते, बच्चे वहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यह मेरा मानना है कि कल्पना वाली कहानियां पंचतंत्र से आप माध्यम बनाओ, पशु पक्षियों के माध्यम से बनाओ, परियों के माध्यम से बनाओ, और कुछ भी हो, और उस टाइप की कहानियां अगर बनाते हैं तो ज्यादा एक अच्छा विकास किया जा सकता है। वो एक हलकरनाग की मुझे कई बात याद आती है। वो तो अपने लोक भाषा में लिखते हैं, उड़िया संबलपुरी भाषा में। तो वो तीन चार चीजों का हमेशा बोलते हैं, माँ, माटी, पानी, पवन और मातृभाषा। यही हमारे विकास के साधन होते हैं, माँ, माटी, पानी, पवन और मातृभाषा। संस्कृत भी वही बोलती है, जननी जन्मभूमि स्वर्गवादपि गृह। तो इस प्रकार से हेमलता तंवर जी ने अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से रखी है। अफगानिस्तान के प्रोफेसर साहब को मैं सुन रहा था, आलोक जय जी, जो हिंदी साहित्य में पढ़ाते हैं। चूंकि हिंदी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं है, वो कह रहे थे कि हम पहाड़ी भाषाओं को भी उनके साथ में लेकर के बताते हैं। और पहाड़ी भाषा के बच्चों को हिंदी पढ़ाना और उनके भीतर हिंदी के शब्द डालना बहुत मुश्किल कार्य है। ये वास्तव में मुश्किल कार्य है। जब हम किसी दूसरे भाषा की या दूसरे क्षेत्र की भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं
तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। और उन्होंने जो एक कथन कहा था कि साहित्य राष्ट्र का दर्पण होता है, ये बिल्कुल ही सत्य बात कही है उन्होंने। साहित्य उनके साथ उस देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कई प्रकार की चेतनाओं को हम अपने नजदीक से पाते हैं। तो अगर किसी साहित्य को पढ़ते हैं, उन्होंने तो उदाहरण भी दिया था कि एक सुभद्रा कुमारी चौहान का उदाहरण दिया, हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली ना। वो भी आजादी के जमाने की कहानी हुआ करती थी। और इस प्रकार से नागार्जुन को उन्होंने अपने व्याख्यान में लाया। नागार्जुन तो एक वैश्विक कवि है, विश्व को अपने साथ पूरा समेट लेते हैं। चाहे कई प्रकार की भावनाएं हो, कई दिनों तक चुल्ला रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीड़ पर चिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस प्रकार अकाल का दृश्य का जो वर्णन किया, अकाल का दृश्य चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, या और किसी देश में हो, सब प्रकार की एक इसकी प्रकार की व्याख्या आती है। इसी प्रकार से कालिदास को उन्होंने एक कविता लिखी थी, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो जो भी साहित्यकार है, अगर वो सच तरीके से जानते हैं, अगर उनकी लेखनी में सत्यता उतरती है, तो खुद वो अपनी व्यथा को महसूस करते हैं। इस प्रकार से अल्फा ने अपनी बातें रखी है। और न्यूजीलैंड से हिमानी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने प्रवासी भारतीय सुनीता जी के बारे में एक उदाहरण देते हुए, उनके जीवन के दृष्टांत को देते हुए बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड में किस तरह हिंदी साहित्य को सुसमृद्ध किया है, अपने भारत की पहचान को, अपनी अस्मिता को बनाए रखा है और उसको गिरमिटिया साहित्य को आगे से आगे बढ़ाया है। उन्होंने अतीत की व्यथा के हिसाब से नहीं, वर्तमान के प्रसंगों को भी उसमें पिरोया है। ये सब सुनने के बाद मुझे केवल 3-4 बातें यहाँ कहने के लिए मन हो रहा है कि पहले हम किसी भी जैसे दो कई सुनने के बारे दौरान मेरे जो शब्द दिमाग में आ रहे थे, गिरमिटिया साहित्य, प्रवासी साहित्य, और ये अगर मुझे इन शब्दों पे अगर कहा जाए तो सचमुच आपत्ति होती है। साहित्य तो एक ही होता है, हिंदी साहित्य, चाहे प्रवासी हो या आवासी हो या कोई भी वासी हो, जो भी बहन बोलती है। तो प्रवासी क्यों? भारतीय तो हिंदी साहित्य, चाहे हिंदी के लेखन के माध्यम से आप जो साहित्य लिखते हैं, चाहे कहीं की भी फीलिंग्स हो, कहीं की भी भावना हो, कहीं की भी इमोशंस उसमें आप डाल रहे हो, वो भारतीय प्रवासी साहित्य नहीं हो सकता है। वह साहित्य गिरमिटिया करके अपने आप को अभी भी गुलाम तरीके का एक अनुभव करने की जो फीलिंग है, उससे कम से कम अभी हमें उबर जाना चाहिए। ये भौगोलिक वर्गीकरण वास्तव में अभी भी हमें भीतर से एक अच्छा एहसास नहीं दिलाता है। और दूसरा मेरा ये था कि बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है, जैसे उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, नागार्जुन को पढ़ा, या और बड़े बड़े हिंदी लेखकों को पढ़ा, उससे पूर्व में भी अगर हम जाते हैं तो पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा श्री सागर, जिसके आधार पर, या रामायण या महाभारत के कहानियों के अंश जो जिनके मौलिक ग्रंथ है, उनके हिसाब से भी साहित्य सर्जन किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अतिरिक्त समकालीन बाल साहित्यों में भी बहुत सारे रचनाकार हैं, चाहे प्रभा पंत हो या विमला भंडारी हो, उद्भ्रांत जी हो, या और कई भी साहित्यकार हैं, उनके भी कहानियों को इस रूप में लाना चाहिए। क्योंकि वो जमाना बदल गया, जो बैलों वाला जमाना था, खेतीबाड़ी वाला जमाना था, आज हम दूसरे जमाने में प्रवेश कर चुके हैं। यूट्यूब, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, क्या क्या इंस्टाग्राम, सभी में बच्चे बिजी रहते हैं। अगर किसी ने कहा था गोदान के बारे में कि अगर बच्चों को पूछेगा गाय और बैल के बारे में पूछोगे तो आज के बच्चे बता नहीं पाएंगे, उन्होंने तो खेत खलियान ही नहीं देखे, तो वो क्या जन्म उनके बारे में बता पाएंगे। गोदान की फीलिंग्स, कैसे गाय की पूंछ पकड़ के स्वर्ग प्राप्त किया जाए या बेहतरीनी तरी जाए, ये वाली अभी भावनाएं नहीं रह गई है। हम वैज्ञानिक समावेश में आ गए हैं। और दूसरा, चूंकि एक कल्चरल अमलगमेशन है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ की कल्चर को भी अपने भीतर अडॉप्ट करना चाहिए, और वहाँ की क्रॉस कल्चरल या कल्चरल अमलगमेशन, संस्कृति को जुड़ना भी चाहिए। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था दुर्लभ बंधु के नाम से, और वहां के जगहों का नाम बनारस और काशी और वहां के कुछ क्षेत्रों के हिसाब से नाम दिया था। तो अगर अगर वहाँ आप हिंदी के पाठ्य पढ़ाते हैं तो वहाँ के जगहों के नाम से भी अगर बच्चों को समझाया जाए तो वो ज्यादा तरीके से उनको आकर्षित कर पाएंगे और ज्यादा उनको आत्मसात कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उनको याद रख पाएंगे और नए साहित्य सर्जन के नए आयाम खोल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यह एक अवसर प्रदान किया आपसे बातचीत करने का, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्तमान और हमारे इतिहास को तुलनात्मक तरीके से हमारे दर्शकों के सामने, हमारे आज के अध्यापकों और छात्र छात्राओं के सामने प्रस्तुत किया। आपने सही कहा कि हमें हमारे इतिहास के साथ साथ वर्तमान से भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तभी बच्चों का सही रूप से साहित्य से मिलन हो पाएगा। और साहित्य केवल, जैसा आपने भी कहा और सबका मानना भी है, कि साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण होता है। और साहित्य ही हमारे एक दूसरे की संस्कृति से मिलाता है। जैसे हमारे अफगानिस्तान के प्रोफेसर अलकोजी साहब ने भी कहा था कि वो जब बच्चों को साहित्य पढ़ाते हैं तो साहित्य में वे तुलनात्मक रूप से साहित्य पढ़ाते हैं, क्योंकि अपने देश की परिस्थितियों को लेकर वो हिंदी का साहित्य पढ़ा रहे हैं। और हिंदी जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी के साहित्यकारों को तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन यदि आप उसमें अपने देश की भाषा, जहाँ आप रह रहे हैं या आपकी जो मातृभाषा है, उसको आधार बनाकर और वहाँ की परिस्थितियों को आधार बनाकर आप बच्चों को हिंदी साहित्य से मिलन करवाते हैं, तो पाठकों के लिए भी, शिक्षार्थियों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत आसान मार्ग बना देता है। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सारगर्भित वक्तव्य के द्वारा आज हमारे सभी वक्ताओं को सुनकर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप मुझे मालूम है कि आज आपको कहीं जाना भी था, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम बहुत दिनों से हम पहले से ही निर्धारित था। और कल कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण आपको कहीं जाना भी था, फिर भी आपने समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और क्योंकि आज हमारे विश्व हिंदी सचिवालय के उप महानिदेशक डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनके स्थान पर मैं आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी अध्यापक अध्यापिकाओं, हमारे विश्व हिंदी सचिवालय के सभी कर्मियों और विश्व हिंदी सचिवालय की उप महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का, हम इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी, फेसबुक से जुड़े हुए, आभासी पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और विशेष तौर से हमारे विश्व हिंदी सचिवालय पुस्तकालय के उप महासचिव आदरणीय धर्मेंद्र जी का, जो हमेशा तकनीकी रूप से हमारी सहायता करते हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबने इतना सब कुछ कह दिया है, तो मैं क्या कहूँ अब इस बारे में। अब मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन कुछ तो है हिंदी के, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, आपके लिए पढ़ती हूँ कार्यक्रम के समापन से पहले। मीरा तुलसी सूर के गीतों की है शान, मीरा तुलसी सूर के गीतों की है शान, हिंदी में बसी हुई भारत की पहचान, रचे व्याकरण में प्रेम, शब्दों में सम्मान, रचे व्याकरण में प्रेम, शब्दों में सम्मान, हिंदी केवल भाषा नहीं, संस्कृति का है ये ज्ञान। तो आप सबने अपने देशों में हिंदी का सम्मान करते हुए हिंदी की पताका लहराई हुई है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने पुनः मुझे ये अवसर दिया। और मंच पर उपस्थित सभी का है, डॉक्टर हेमलता तंवर जी का, इंद्रजीत जी का, हमारी लिडविलिया जी का, सोनू जी का, सभी छात्र छात्राओं का, किरण जी का, और जितने भी आभासी पटल से या फेसबुक से जुड़े हैं और जिनके नाम शायद मुझे पटल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अगले आभासी कार्यक्रम में हम पुनः आपसे फिर भेंट होगी आपसे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।